नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। मैं हूं आपके साथ भावना नैयर। देश और दुनिया की बड़ी और अहम खबरों को लेकर हम हाजिर हैं। शुरुआत करते हैं बुलेटिन की टॉप हेडलाइंस के साथ। छत्तीसगढ़ के सुकमा में लाल आतंक पर प्रहार जारी। महिला नक्सली और 5 लाख का इनामी कमांडर मुठभेड़ में ढेर। बड़ी मात्रा में हथियार, गोला बारूद और विस्फोटक बरामद। दिल्ली में आज सुबह न्यूनतम तापमान भी 30 डिग्री के पार। पूरे उत्तर भारत में झुलसाने वाली धूप और गर्म हवा के थपेड़ों की मौर। लोगों को घर में रहने की सलाह। देश में विकसित कृषि संकल्प अभियान का अंतिम दिन। सूरत में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान बताएंगे अभियान की उपलब्धियां। अमेरिका में ट्रंप का आदेश, 2 दिन के भीतर लॉस एंजलिस की सड़कों पर तैनात होंगे मरीन। नागरिकों को हिरासत में लेने का होगा अधिकार। न्यूयॉर्क, शिकागो और अटलांटा में भी विरोध प्रदर्शन तेज। और इजरायली गोलीबारी में गजा में करीब 60 लोगों की मौत। इजरायली सेना ने कहा अराजकता को काबू करने के लिए चेतावनी के तौर पर की गई फायरिंग। और अब खबरें विस्तार से। खबर छत्तीसगढ़ से है। छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले में सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच कल से मुठभेड़ जारी है। सुरक्षा बलों ने अब तक 5 लाख के इनामी नक्सली समेत 2 नक्सलियों को ढेर कर दिया है। इनमें एक महिला नक्सली भी शामिल है। मुठभेड़ वाली जगह से सुरक्षा बलों ने बड़ी मात्रा में हथियार भी बरामद किए हैं, जिसमें इंसास राइफल, 12 बोर की राइफल, अन्य हथियार, गोला बारूद और विस्फोटक सामान शामिल हैं। इलाके में अब भी सर्च ऑपरेशन चल रहा है। दरअसल सुकमा जिले के कोंटा में एडिशनल एसपी आकाश राव के शहीद होने के बाद से इस पूरे इलाके में ऑपरेशन तेज कर दिया गया है। लगातार सर्च ऑपरेशन चलाकर नक्सलियों को तलाशा जा रहा है। और अब बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं इस वक्त की। बांग्लादेश में गुरु रविंद्रनाथ टैगोर के पैतृक आवास पर तोड़फोड़ की निंदा की गई है। बीजेपी नेता और केंद्र में मंत्री सुकांत मजूमदार ने वीडियो शेयर करते हुए यूनुस प्रशासन की निंदा की है। कहा है कि यह हमला सिर्फ एक इमारत पर नहीं है, ये बंगाली पहचान की आत्मा, स्वतंत्र विचार की विरासत और कला और बुद्धि के प्रतीक पर सीधा हमला। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं तोड़फोड़ की, जो सुकांत मजूमदार ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर शेयर की हैं। कड़ी निंदा की गई है इस हमले की और फिर भी यूनुस प्रशासन चुप है, ये कहना है मजूमदार का। मजूमदार ने कड़े सवाल पूछते हुए पूछा है कि क्या टैगोर अब बांग्लादेश में भी अपराधी हैं, सिर्फ इसलिए कि वे हिंदू थे। तो इस वक्त की ये बड़ी खबर, जहां सुकांत मजूमदार ने बांग्लादेश में गुरु रविंद्रनाथ टैगोर के पैतृक आवास पर तोड़फोड़ की निंदा की है। घर की खिड़की, दरवाजे और फर्नीचर तोड़े गए हैं। ये तस्वीरें आप देख ले रहे हैं जहां बांग्लादेश में किस तरीके से गुरु रविंद्रनाथ टैगोर के पैतृक आवास पर तोड़फोड़ की जाती है। कुर्सियां तोड़ी जाती हैं, फर्नीचर तोड़े जाते हैं, कांच की खिड़कियां तोड़ी जाती हैं। और केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार ये सवाल पूछ रहे हैं यूनुस सरकार से कि क्या इस पर इसी वजह से तोड़फोड़ हुई, कि बांग्लादेश में क्या टैगोर अब भी अपराधी हैं सिर्फ इसलिए कि वो हिंदू थे। ये सिराजगंज के शाहजादपुर की घटना है, जो तस्वीरें आप देख रहे हैं। इस समय हमारे संवाददाता प्रसन्नजीत बख्शी कोलकाता से जुड़ चुके हैं। प्रसन्नजीत, बड़े सवाल यहां खड़ा किए जा रहे हैं केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार के द्वारा। आगे किस तरीके से इस पर कार्रवाई करी जानी चाहिए और कौन कौन से बड़े सवाल सुकांत मजूमदार ने इस वीडियो को शेयर करने के साथ पूछे हैं? देखिए भावना, ये सिराजगंज है बांग्लादेश की। वहाँ पे जैसे आपने बताया कि शाहजादपुर इलाका में ये कछाड़ी बाड़ी इसको कहते हैं। मतलब ये वो कुकी है जहाँ से अब जो
पूर्वज होते थे और खुद रविंद्रनाथ भी वहां पे अपना पैर रखे थे जब जमींदारी का देखभाल किया जाता था। इसी कछाड़ी बाड़ी ये इंटरनेशनल हेरिटेज है, ये सिर्फ बंगाली का सोच या बंगाली का सेंटिमेंट से जुड़ा हुआ नहीं है, ये पूरे भारत का, पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट का और पूरे दुनिया का, क्योंकि रविंद्रनाथ टैगोर और ठाकुर सिर्फ बंगाली का नहीं है, पूरे देश का है, भारत का है और पूरे दुनिया का है। वहां पे सिर्फ एक टिकेटिंग को लेकर, मतलब यहाँ जैसे आप जानते हैं कि हमारे यहाँ पे भी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की दायरे में अगर कुछ इमारत रहते हैं तो वहाँ पे दर्शन करने के लिए टिकट खरीदना पड़ता है। ये सिर्फ एक टिकेटिंग को लेकर कुछ बहस हुआ था और बहस का नतीजा ये है कि इस तरह की एक दुनिया भर का हेरिटेज इमारत के ऊपर लोगों की आक्रमण और तोड़फोड़, मतलब आप समझ ही सकते हैं कि हम कई दिनों से जिस तरह से बात कर रहे थे कि एक मोबोक्रेसी, जिसको भीड़ का राजनीति और भीड़ का सरकार बांग्लादेश में जारी है पिछले अगस्त महीने से, तो उसी का एक नतीजा है। अब इसका आक्रमण पूरी तरह से उसी रविंद्रनाथ की कछाड़ी कोठी पर है। इस रविंद्रनाथ ने कम से कम अब तक बांग्लादेश की जो नेशनल जो जातीय संगीत है, वो जातीय संगीत की रचयिता है, उन्होंने जातीय संगीत अमर सोनार बांग्ला, अब वे बांग्लादेशी जो तोड़फोड़ कर रहे हैं वहां पे, वो अगर अपने जो जातीय संगीत गुनगुनाना है तो रविंद्रनाथ का ही लिखा हुआ जातीय संगीत अभी तक उनको गुनगुनाना पड़ेगा। तो ऐसी मोबोक्रेसी का हाल बना के रखे है ये मोहम्मद यूनुस का इंटरिम सरकार, और उसी का एक नतीजा जो सुकांत मजूमदार अपने सोशल मीडिया हैंडल पर साझा किया है, इससे पता चलता है कि किस तरह से बांग्लादेश की समाज और राजनीति अभी किस दिशा में है। भावना प्रसन्नजीत, इससे पहले भी हम देख रहे हैं कि मोहम्मद यूनुस की सरकार पर लगातार सवाल उठाते जा रहे हैं। बांग्लादेश में हिंदुओं पर प्रताड़ना करना हो, उन पर हमला करना हो, ये लगातार कई महीनों तक चलता रहा और केंद्र सरकार ने इस पर कड़े सवाल उठाए, कड़ी निंदा की गई। अब इस तरीके का हमला और उपद्रवियों द्वारा इस तरीके का बवाल मचाना, खड़ियां तोड़ देना, फर्नीचर तोड़ देना, आगे केंद्र सरकार की तरफ से किस तरीके का रुख अब नजर आ रहा है? कैसे, क्या कोई एक्शन मोड में सरकार इस समय नजर आ रही है? देखिए, स्थिति ऐसा बन गया है कि पूरे बांग्लादेश में जो कुछ भी भारत की सिविलाइजेशन से जोड़कर या भारत की किसी भी धरोहर को लेकर जो कुछ भी है, इनको संभालना और इसके बारे में बांग्लादेश की ये जो अंतरिम सरकार है, इसको कड़ा मैसेजिंग करना ये भारत के लिए जरूरी हो गया है। बार बार भारत के लिए किया जा रहा है, लेकिन ये मैसेजिंग करना जरूरी है, क्योंकि देखिए रविंद्रनाथ ठाकुर से जुड़े हुए कोई भी चीजों के ऊपर तोड़फोड़ दूर की बात है, अगर वहां पे एक नाखून का खरोच भी दिया जाए तो वो पूरे हिंदुस्तान के लिए, पूरे दुनिया के लिए ये एक दर्द की बात है, दुखद बात है। लेकिन यहाँ पे जो उपद्रवी है सिर्फ एक टिकेटिंग को लेकर इस तरह से इस धरोहर को तोड़ने पर आ गए हैं। मतलब आप समझ सकते हैं कि पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि जुलाई अगस्त 2024 से लेकर बांग्लादेश में रविंद्रनाथ ठाकुर और उनका जो विरासत है, इनको लेकर एक ऐसी वहाँ पे गलत चर्चा शुरू हो गए है जो पूरी तरह से ये बंगाली से तो दूर की बात है, भारत की जो सभ्यता है और दुनिया में जो रविंद्रनाथ ठाकुर की पहचान है, इसके खिलाफ है। लेकिन अब इस तरह से एक टिकेटिंग जैसे मामूली किसी बात को लेकर इस धरोहर के ऊपर इस तरह की आक्रमण, अभी तक अंतरिम सरकार की तरफ से कोई बयान न आना, ये काफी गंभीर बात है और भारत सरकार की शायद हो सकता है कि इसमें कोई भूमिका रह जाए कि इस तरह की जो धरोहर है उसे प्रोटेक्ट करने के लिए कड़ा मैसेजिंग किया जाए। भावना, और वैसे भी लग रहा है प्रसन्नजीत, ये सिर्फ एक प्रतिमा पर हमला नहीं है, ये देश की आत्मा पर भी हमला है। नोबेल पुरस्कार विजेता रही हैं टैगोर, जिसके साथ हमारी विरासत जुड़ी रही है, हमारी आत्मा जुड़ी रही है, तो कहीं ना कहीं ये आत्मा पर भी हमला है। बिल्कुल आत्मा पर हमला है। हो सकता है, मुझे तुरंत याद नहीं है, लेकिन हो सकता है कि इस कछारी कोठी पर बैठे बैठे गुरुदेव ने हो सकता है काफी सारे रचना किए हैं, काफी सारे लेख लिखे हैं, जो गुरुदेव के बारे में जिन लोगों का काफी जानकारी है वो कह सकते हैं कि इस इमारत पर बैठे बैठे गुरुदेव ने क्या लिखे हैं।
उस जगह पर आक्रमण, ये सिर्फ बांग्लादेश की बात नहीं है, ये सिर्फ भारत की बात नहीं है, ये यूनेस्को की बात है और पूरे दुनिया की बात है। और एशिया में सर्वप्रथम 1913 में गुरुदेव को नोबेल पुरस्कार मिला था। तो अब इसलिए तब बांग्लादेश के लिए भी ये काफी महत्वपूर्ण मकान होना चाहिए, चाहे वो पाकिस्तान के लिए भी काफी महत्वपूर्ण, क्योंकि उस समय हम सब एक थे और एक अखंड भारत की प्रतिनिधि के रूप में रविंद्रनाथ को ये नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया था। अब उसमें अगर हिंदू मुसलमान लाया जाए, उसमें अगर मेरा कहने की कोई भाषा नहीं है कि इस तरह से रविंद्रनाथ की विरासत के ऊपर अगर कोई आक्रमण कर सकता है, तो आप सोच सकते हैं कि किस तरह की तानाशाही बांग्लादेश में है ये तथाकथित अंतरिम सरकार की नेतृत्व में। भावना बिल्कुल, बांग्लादेश में जिस तरीके से इतिहास को मिटाने की कोशिश चल रही है, आप किस तरीके से प्रतिमाओं को क्षतिग्रस्त करके आप इतिहास नहीं मिटा सकते हैं। इससे पहले भी हमने देखा था शेख मुजीबुर रहमान की प्रतिमा को क्षति पहुंचाई गई थी। ऐसे बांग्लादेश में जब से हम देख रहे हैं कि शेख हसीना सरकार का पतन हुआ है और यूनुस सरकार की बांग्लादेश में अंतरिम सरकार बनी है, उस तरीके से इस तरीके की घटनाओं में लगातार तेजी देखने को मिल रही है। प्रसन्नजीत, फिलहाल तमाम जानकारियों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यहां रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी खबरों के सिलसिले को जारी रखेंगे। सस्ते वाले दाल मसाले स्वाद हुआ बेकार, MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। क्या निराला MDH मसाला। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया मोंगिया स्टील। जब हम स्कूल से आते थे तो केवल खाली डब्बा और किताबों का बोझ लेकर, और ये देखो आज के बच्चे स्कूल से इनोवेशन लेकर घर आते हैं। इस नए भारत ने बचपन से ही इनोवेशन का कल्चर देखा है। यही बनाएगा PM मोदी के सपनों का विकसित भारत। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अब बात कर लेते हैं ये गर्मी की। पूरे उत्तर भारत में जबरदस्त प्रचंड गर्मी पड़ रही है। दिल्ली NCR के लोग दोहरी मार झेल रहे हैं। एक तरफ चिलचिलाती झुलसाती धूप है, तो वहीं गर्म हवा के थपेड़ों की मार भी पड़ रही है। मौसम विभाग ने आज सुबह से तापमान की एक लिस्ट जारी की है, जिसमें देखा जा सकता है कि दिल्ली में सुबह 8:30 बजे आज न्यूनतम तापमान 30 डिग्री से पार चला गया। आज अधिकतम तापमान 44 डिग्री तक रह सकता है। इस बीच मौसम विभाग का रेड अलर्ट है, यानी गर्मी का कहर और बढ़ सकता है। हालांकि आज रात को आंधी और हल्की बूंदाबांदी के आसार जरूर दिखाई दे रहे हैं। इसके बावजूद आज तापमान 45 डिग्री रहने की संभावना है। फिलहाल मौसम विभाग ने लोगों को घर में रहने की सलाह दी है। विशेष रूप से बुजुर्गों और बच्चों से सावधानी बरतने का आग्रह किया है। तो मौसम विभाग ने इस समय अलर्ट जारी किया है। दिल्ली NCR के लिए इस समय रेड अलर्ट जारी किया गया है। हम देख रहे हैं कि दिल्ली NCR में पिछले 3 दिनों से भीषण गर्मी पड़ी हुई है और आज शाम को हालांकि बूंदाबांदी पड़ने के आसार जरूर दिखाई दे रहे हैं, लेकिन अगर आज सुबह 8:30 बजे का तापमान देखें तो न्यूनतम तापमान 30 डिग्री से ऊपर पहुंच चुका है और अधिकतम तापमान 44 डिग्री के ऊपर दर्ज किया जा रहा है। वहीं दिल्ली NCR से सटे राज्यों की भी बात करें तो इस समय तापमान लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि पंजाब के अलग अलग इलाकों में इस समय किस तरीके की गर्मी पड़ रही है। पंजाब के फिरोजपुर, फाजिल्का, भटिंडा, मुक्तसर, मानसा, संगरूर में तापमान 45 डिग्री से ज्यादा है। राजस्थान से लगते हरियाणा के जिलों में भी ऐसी ही स्थिति है। ये स्थिति अगले 3 दिन तक बनी रहेगी। देखिए, जो अभी लू की स्थिति बनी हुई है पंजाब और हरियाणा में, इसमें ज़्यादातर असर जो है पंजाब के फिरोजपुर, फाजिल्का, भटिंडा, मुक्तसर, मानसा, संगरूर, इन जिलों में ज़्यादा असर है, जहां टेम्परेचर 45 प्लस भी गए हैं। भटिंडा में जैसे 47.6 गया है। और इसी तरह से हरियाणा के जो बिल्कुल राजस्थान के साथ जिले लगते हैं, वहाँ भी यही स्थिति बनी हुई है। तापमान में बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी तो नहीं होगी, लेकिन लू जो चली, हीट वेव टू सीवियर हीट वेव कंडीशन जो है
ज़्यादातर हिस्सों में पश्चिमी जो आपका हरियाणा और पंजाब के ज़िले हैं वहाँ ज़्यादा असर इसका देखने को मिलेगा। बाकी में हीट वेव रहेगी, बाकी के जो ज़िले हैं 14 के बाद जो है अंतर आएगा, उसके बाद 14 के आसपास जो है थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी होगी, लेकिन वो सिर्फ उन ज़िलों में जो कि नॉर्थ हरियाणा, नॉर्थ पंजाब जो। और सीधा रुख करेंगे अब नई दिल्ली के नेशनल मीडिया सेंटर का, जहां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के कर्टन रेजर के रूप में प्रेस वार्ता को संबोधित किया जा रहा है। Now the focus has shifted to the main event, Yog Sangam. We are calling it Yog Sangam. That is happening on 21st. So ministry ka target hai, when the Honorable Prime Minister addresses the nation at 6:30 in Visakhapatnam, where the main event will be. Along with that, in 1 lakh locations, yoga events will be happening. Jaise maine bataya, all of them will be based on common yoga protocol. And there is also a tracking mechanism this year, where all are requested to register. So ये जो tracking मैंने बताया 65,000 है, these are the states where mostly activities have taken place, leading states, and it is happening everywhere, all over the country. Rajasthan is 65,000 अभी आज का number of registrations. ये जो 1 lakh target मैंने बताया, so we are very confident that 1 lakh will be exceeded. So इसका importance ये है, the importance is that these are number of events. We are not talking of individuals. हर event में there will be, it can be 50, 100, 1,000. So through these events which are registered and which are tracked through the ministry's portal, we will get to know हर village में, हर शहर में who are the yoga givers, who are the stakeholders of yoga. That track is mentioned. Actually, this number 65,000, ये एक revolution से कम नहीं है. This is a yoga revolution. It started slowly, and जैसे हम 21st के पास जा रहे हैं, इसका pace has picked up. I'll just give an example. In the last 24 hours, 10,000 organizers in different parts have registered, because we are tracking it on the internet. 10,000 in the last 24 hours. It's going to pick up. So this is a revolution. 10,000 का मतलब है जैसे हम लोग we are sitting and talking. Every minute 7 organizers are registering. So this is picking up. It's kind of आज का term use किया तो this is becoming viral. So we request your support to take this message to the people, so that more and more events are when people are inspired to organize more and more. These are some of the corporate houses which are joining, which is heartening. Again, one of Honorable Minister's strategy was that we should reach out to corporate houses. So LIC, Tata, Ernst & Young, then a lot of public sector companies, they have all joined. And you will be also interested to know that some IITs, IIMs, IIITs, they have all joined the effort. We just wanted to quickly tell you what is happening in Delhi. 111 locations, this event will be happening. Some of the iconic places like Red Fort, Kartavya Path, Lodi Garden, and the municipal bodies have taken the lead in the NDMC, DDA, MCD, ASI, Archaeological Survey. And the ministry, as well as the National Yoga Institute, the Morarji Desai National Institute, we provide technical support as well as material support to these institutions. And a lot of small and lesser known private institutions are also doing this, and we are happy to support them as well. So that's a quick summary. धन्यवाद रंजीत कुमार जी। अब मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि वो मीडिया को संबोधित करें। नमस्कार। आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2025 के लिए कर्टेन रेजर के इस अवसर पर यहाँ पर उपस्थित हमारे आयुष मंत्रालय के सचिव श्री राजेश कोटेचा जी, प्रधान महानिदेशक PIB, विशेष कार्य अधिकारी IDY, संयुक्त सचिव आयुष और यहाँ पर उपस्थित मीडिया के मेरे सभी प्रिय मित्रों, देवी और सज्जनों,
आप सभी को मेरा नमस्कार। आज 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के इस महत्वपूर्ण कर्टेन रेंजर कार्यक्रम में आप सबको संबोधित करना मेरे लिए सौभाग्य की बात है। यह एक विशेष अवसर है क्योंकि यह अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के एक सफल दशक पूरा होने का प्रतीक है। आयुष मंत्रालय का प्रयास है कि इस कार्यक्रम को शानदार और इतने यादगार तरीके से मनाया जाए जो एक तरह से वैश्विक शांति, कल्याण और सद्भाव की ओर हमारी सामूहिक यात्रा का प्रतीक हो। साथियों, जैसा कि हम सभी जानते हैं, हर साल IDY के आयोजन की एक थीम होती है। थीम के इर्द गिर्द ही गतिविधियों का योजना बनाई जाती है। IDY 2025 की थीम एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग। इस योग जैसा कि घोषणा हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने ये की है, 30 मार्च को अपने मन की बात में संबोधन की थी। यह थीम व्यक्तिगत संतुलन और वैश्विक सामंजस्य को बहाल करने की भारत की योग की शक्ति को रेखांकित करती है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। सबसे महत्वपूर्ण समारोह में से एक अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का मुख्य कार्यक्रम है, जिसमें हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी योगाभ्यास प्रदर्शन का राष्ट्रीय नेतृत्व करते हैं। इस वर्ष का अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का मुख्य कार्यक्रम 21 जून 2025 को विशाखापत्तनम, आंध्र प्रदेश में आयोजित किया जा रहा है। मुझे आपको यह बताते हुए बहुत खुशी है कि हमारी सरकार के सहयोगी आंध्र प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री चंद्राबाबू नायडू गारू के नेतृत्व में राज्य सरकार ने इस अवसर के लिए बहुत ही महत्वाकांक्षी योजनाएं बनाई हैं और पूरे राज्य में मजबूत और दीर्घकालीन योग संस्कृति बनाने के उद्देश्य से आंध्र प्रदेश सरकार ने योग आंध्रा अभियान शुरू किया है, जो एक सर्वथा अभूतपूर्व प्रयास है। इस प्रयास का उद्देश्य 10 लाख नियमित योग अभ्यासियों का एक समूह बनाना है, जो असाधारण रूप से महत्वाकांक्षी हो। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के एक दशक पूरा होने पर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की यात्रा को याद करने का भी अवसर है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, इसकी शुरुआत 2014 में हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा संयुक्त राष्ट्र महासभा में एक अत्यंत दूरदर्शी प्रस्ताव के जोरदार अनुमोदन के साथ हुई थी। भारतीय संस्कृति की प्राचीन परंपरा और विरासत में निहित इस प्रस्ताव को 175 से ज़्यादा सदस्य देशों का अभूतपूर्व रिकॉर्ड समर्थन मिला था। विशाखापत्तनम में होने वाले अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का राष्ट्रीय कार्यक्रम संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रतिनिधित्व द्वारा उत्पन्न दृष्टिकोण की शानदार अभिव्यक्ति होगा। साथियों, इस वर्ष आयुष मंत्रालय ने योग की पहुंच और प्रभाव को बढ़ाने के लिए 10 प्रमुख कार्यक्रमों को बढ़ावा दिया है। ये अलग अलग गतिविधियां थी जो आबादी के विभिन्न वर्गों के अनुकूल थी। इसमें शामिल है योग बंधन, जो 10 भागीदार देशों के साथ एक सहयोगी कार्यक्रम है, जिसमें योग हस्तियों का भारत दौरा शामिल है। दूसरा है योग कनेक्ट, एक वैश्विक सम्मेलन है जिसमें प्रमुख योग गुरु और स्वास्थ्य विशेषज्ञ शामिल है। मैं मीडिया के मित्रों से इसी 14 जून को विज्ञान भवन में आयोजित होने वाले इस कार्यक्रम में भाग लेने और योग के संदेश को बढ़ावा देने का भी अनुरोध करता हूं। हरित योग एक स्थिरता केंद्रित पहल है जो योग को वृक्षारोपण के साथ जोड़कर पारिस्थितिकी संरक्षण के साथ जोड़ती है। योग अनप्लग्ड एक ऐसी गतिविधि है जो युवाओं की भागीदारी को खास तौर से लक्षित करती है। योग समावेश विशेष जरूरतों वाले विशेष समूहों के लिए एक समावेशी पहल है। योग प्रभाव हमारे समाज में योग के प्रभाव का अध्ययन है।
जो पिछले दशक में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के पालन के प्रभाव का आकलन करता है। इसकी एक रिपोर्ट हम जल्द ही जारी करेंगे। योग महाकुंभ, संयोग और योग पार्क व्यापक भागीदारी सुनिश्चित करने, सभी के लिए सुलभ योग को बढ़ावा देने, सार्वजनिक स्वास्थ्य लाभों के लिए योग का उपयोग वर्ष पर्यंत करने के लिए सरकार और उद्योग जगत ने मिलकर 1000 योग पार्क विकसित करने के लिए अतिरिक्त कार्यक्रम बनाया है। मुझे यह बताते हुए भी खुशी हो रही है कि 21 जून से पहले पूरे भारत में कई काउंटडाउन कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे थे। इनमें लोगों की उल्लेखनीय भागीदारी रही। इनमें प्रमुख थे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2025 के 100 दिन पूर्व यानी कि 13 मार्च को नई दिल्ली में कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से पहले 100 दिनों की गतिविधियों की शुरुआत की। 7 अप्रैल को भुवनेश्वर में 75 दिन पहले वाला कार्यक्रम हो गया, उसमें काउंटडाउन समारोह भी हुआ। और 2 मई को महाराष्ट्र में नासिक में 50 दिन पूर्व काउंटडाउन समारोह हुआ। 27 मई को पांडिचेरी में 25 दिन पूर्व का काउंटडाउन कार्यक्रम हो चुका है। यह देखकर खुशी हो रही कि पूरे भारत में संगठन एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग थीम के तहत एकजुट हो रहे हैं, ताकि व्यक्तिगत स्वास्थ्य और वैश्विक सद्भाव के लिए योग के जरिए वसुंधैव कुटुंबकम की भावना को बढ़ावा दिया जा सके। मैं मीडिया से अनुरोध करता हूं कि वे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2025 को एक ऐसा यादगार कार्यक्रम बनाने के सरकार के इस प्रयास में शामिल हो जो लोगों को योग को दैनिक जीवन में अपनाने के लिए प्रेरित करे। मुझे विश्वास है कि आप अपने मीडिया कवरेज के माध्यम से एक स्वस्थ, खुशहाल और अधिक शांतिपूर्ण समाज के निर्माण में योगदान देंगे। योग केवल आसन और प्राणायाम का अभ्यास नहीं है, यह जीवन जीने की एक कला है। यह हमें अनुशासन, संयम और सकारात्मकता सिखाता है। मुझे यकीन है कि आपके निरंतर समर्थन और सहयोग से इस वर्ष 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के आयोजन से संबंधित अपने सभी लक्ष्यों को शानदार तरीके से प्राप्त करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय योग। धन्यवाद सर। अब मैं मीडिया से अनुरोध करूंगा कि एक एक करके अपना प्रश्न पूछें। 266 सर, मैं हाँ ठीक है, आवाज़ आ रही है। मैं श्रीकांत भाटिया हूँ सर, संवाद सिंधी न्यूज़पेपर है मेरा। सर, आपने बताया, शायद मैं सुन पाया कि 60 अन्य देशों में भी इस तरह का कार्यक्रम आयोजित हो रहा है। इज आई एम करेक्ट सर? 60 कंट्रीज। तो जब योग के लिए रेजोल्यूशन साइन हुआ 175 कंट्रीज थी आपने बताया, तो ये कंट्रीज कम क्यों हो गई? सर अभी तक हुआ है, मेन कार्यक्रम के अभी तक हुआ है। ये तो अभी तक हुआ है सर, एज ए प्री 60 देशों में, इसलिए तो 170 को मेन कार्यक्रम करेंगे सर, अभी तक हो गया सर। अभी देखिए, पिछले साल का भी जो हमने अनुमान किया था, तो पिछले साल भी 170 से ज़्यादा देशों ने 21 जून को एक दिन मनाया था, और अभी बहुत सारे देशों में ये हो रहा है। अभी तक भी 60 देशों में से हमको वहाँ पर बड़े कार्यक्रम होने के लिए भी उनसे जानकारी प्राप्त हुई है, और निश्चित रूप से ये साल 170 से भी ज़्यादा देशों में 21 जून को जागतिक योग दिन हमारा मनाया जाए। थैंक यू। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाना है। 9 दिन बाकी हैं, और उससे पहले केंद्रीय आयुष राज्य मंत्री प्रतापराव जाधव बता रहे थे कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को इस बार किस तरीके से यादगार बनाया जाएगा, क्योंकि पिछले 10 सालों की यात्रा सफलतापूर्वक कैसे बीती है, और साथ ही सिर्फ योग, आसन और प्राणायाम के लिए नहीं, जीवन की कला भी है योग। और साथ ही साथ योग संगम के जरिए अब तक 65,000 रजिस्ट्रेशन आ चुके हैं, जिसके बढ़ने की उम्मीद है, और ये रजिस्ट्रेशन 1 लाख तक जाने की उम्मीद है। 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की शुरुआत हुई थी, और इस बार 11वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाना है, जहां दिल्ली में ही सिर्फ 100 से ज्यादा केंद्रों में योग संगम के जरिए
योग आसन सिखाए जाएंगे, प्राणायाम सिखाए जाएंगे और देश के अलग अलग राज्यों में विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, जिसमें इस बार का विशेष कार्यक्रम विशाखापत्तनम में आयोजित किया जाएगा, जिसके लिए चंद्रबाबू नायडू सरकार ने विशेष तैयारियां कर ली हैं। यहां रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी खबरों के सिलसिले को जारी रखेंगे। अब आया असली स्वाद। अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्यों की निश्चित प्राप्ति। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और इस समय मध्य प्रदेश के खंडवा से बड़ी खबर आ रही है। मध्य प्रदेश के खंडवा में अवैध अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है, यानी प्रशासन इस समय एक्शन मोड में है। खंडवा में अवैध अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही चल रही है और बुलडोजर से ध्वस्त की गई है अवैध बसावट। आपको बता दें कि 100 से ज्यादा अवैध पक्के निर्माण पर इस समय चला है बुलडोजर। शक्कर तालाब इलाके को अतिक्रमण मुक्त कर दिया गया है, वहीं तालाब को पाट कर किया गया था अवैध निर्माण। तो बुलडोजर से ध्वस्त की गई हैं अवैध बसावट। 100 से ज्यादा अवैध पक्के निर्माण पर चल चुका है बुलडोजर और 16 एकड़ के इलाके में हटाया जा चुका है अतिक्रमण। खंडवा नगर निगम की ये बड़ी कार्रवाई सामने आ रही है, जहां इस समय प्रशासन एक्शन मोड में है। तो मध्य प्रदेश के खंडवा से ये तस्वीरें, जहां बुलडोजर के जरिए ध्वस्त की गई है 100 से ज्यादा अवैध पक्के निर्माण की बसावट। और आपको बता दें कि ये 100 से ज्यादा अवैध पक्के निर्माण हैं, जिस पर इस समय बुलडोजर चला है। शक्कर तालाब इलाका अतिक्रमण से मुक्त करा दिया जा चुका है। मध्य प्रदेश के खंडवा से ये तस्वीरें, जहां शक्कर तालाब इलाका अब अतिक्रमण से मुक्त है। 16 एकड़ के इलाके में हटाया जा चुका है अतिक्रमण। बुलडोजर चला है यहां पे, जहां 100 से ज्यादा अवैध पक्के निर्माण पर यह कार्रवाई की गई है बुलडोजर के द्वारा। मध्य प्रदेश के खंडवा से तस्वीरें, जहां एक्शन मोड में इस समय नगर निगम। एकड़ करीब के एरिया में शक्कर तालाब है। अब यहाँ पे पक्का निर्माण होके और इस जगह पे अतिक्रमण किया गया था। तो लगभग पिछले 4 महीने से ये कार्रवाई हम लोग कर रहे थे। नोटिस देना, लगातार अनाउंसमेंट्स करना, लोगों को बोलना कि आप यहाँ से स्वयं अलग कर लीजिए अपना। और फिर आज यहाँ पे सुबह 5 बजे से ये कार्रवाई अलग करने के लिए कर रहे हैं। लगभग 100 घर हमने यहाँ से अलग किए हैं, जिनका स्टे था ऐसे 25 को छोड़ के। इच्छा यही है कि ये तालाब जो है अपने मूल स्वरूप में लौट सके और यहाँ पे वापस से जल भराव हो सके। तो डॉक्टर मोहन सरकार का इस समय बड़ा एक्शन, जहां नगर निगम की कार्रवाई के जरिए बुलडोजर चलाया गया है, अवैध पक्के निर्माण को ध्वस्त किया गया है। 100 से ज्यादा ये पक्के निर्माण हैं, जिस पर इस समय बुलडोजर से कार्रवाई की गई है। आगे बढ़ेंगे। भारतीय नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी ने सेवानिवृत्त कॉमोडोर आरोग्य स्वामी पॉलराज से मुलाकात की है। नौसेना प्रमुख की यह भेंट काफी अहम रही, जिसमें समुद्री और रक्षा क्षेत्र में कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी कि AI, सेमीकंडक्टर प्रौद्योगिकी और स्वदेशी रक्षा प्रणालियों के विकास को लेकर रणनीतिक चर्चा की गई है। कॉमोडोर पॉलराज भारतीय नौसेना में अनुसंधान और विकास यानी कि R&D के क्षेत्र में एक अग्रणी वैज्ञानिक रह चुके हैं। उन्होंने स्वदेशी APSOH सोनार प्रणाली का नेतृत्व किया और वैश्विक स्तर पे MIMO यानी कि मल्टीपल इनपुट मल्टीपल आउटपुट तकनीक के आविष्कारक के रूप में विख्यात हैं, जो आज की 4G, 5G और वाईफाई संचार प्रणालियों की नींव है। और अब बात कर लेते हैं सेवा सुशासन के 11 साल की। हम आपको लगातार दिखा रहे हैं कि पिछले 11 वर्षों में मोदी सरकार ने किन किन क्षेत्रों में प्रगति की है। और आज जिस सीरीज में हम जिस क्षेत्र की बात करने जा रहे हैं वो है प्रौद्योगिकी का क्षेत्र, जिसमें पिछले 11 वर्षों में काफी विकास हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्स पर कहा है कि प्रौद्योगिकी की शक्ति का लाभ उठाने से लोगों को अनगिनत फायदे मिले हैं। सेवा वितरण और पारदर्शिता को बहुत बढ़ावा मिला है और इसके अलावा प्रौद्योगिकी गरीब से गरीब लोगों के जीवन को सशक्त बनाने का एक साधन बन गई है।
प्रधानमंत्री ने एक अन्य एक्स पोस्ट पर यह भी कहा कि भारत के युवाओं की मदद से हम इनोवेशन और टेक्नोलॉजी के अनुप्रयोग में उल्लेखनीय प्रगति कर रहे हैं। यह आत्मनिर्भर बनने और वैश्विक तकनीकी महाशक्ति बनने के हमारे प्रयासों को और मजबूत कर रहा है। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल स्वीडन के दौरे पर हैं। पीयूष गोयल ने कहा कि भारत में अवसर, कौशल, क्षमता, मांग और निर्णायक नेतृत्व देखकर स्वीडिश कंपनियां भी मानती हैं कि भविष्य भारत में ही है। भारत की आज जो ताकत है, भारत में जो संभावनाएं हैं, भारत के युवा युवतियों में जो कौशल है, भारत के 140 करोड़ लोगों का जो डिमांड है, भारत में जिस प्रकार से एक निर्णायक नेतृत्व, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हो, कंप्लायंस बर्डन कम करना हो, डीरेगुलेशन की बात हो, उसमें तेजी से प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में काम चल रहा है। इन सबको देखते हुए स्वीडिश कंपनीज के भी ध्यान में आता है कि भविष्य तो भारत में बसता है। यूरोप की कंपनियां जितना उत्साह फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के लिए बता रही हैं, उनको भारत के साथ और भारत में निवेश करने में बहुत उत्साह है। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। खबरें और भी हैं, आप जुड़े रहिए डीडी न्यूज के साथ। असली तड़के वाली, ये तो बड़ी समझदार, बड़ी होशियार। वही टेस्ट का असली टेस्ट MDH जिंजर गार्लिक पेस्ट। पता है, आई वॉज अ ब्राइट स्टूडेंट, कुछ करना चाहती थी, कुछ बनना चाहती। आप अपना खुद का स्टार्ट कीजिए ना, खुद का बिजनेस। पर उसमें पैसे तो बहुत लगेंगे ना। जीरो इन्वेस्टमेंट। जीरो इन्वेस्टमेंट? हाँ, आई एम डूइंग इट। मैं एक प्रिंसिपल मैडम, शी इज माई क्लाइंट। मैं LIC एजेंट हूँ। LIC एजेंट बनो, अब बड़ा सोचो। हमारी वेबसाइट पर जाएं या अपनी नजदीकी LIC शाखा से संपर्क करें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। डिजिटल क्रांति ने व्यापार को भी नई गति दी है। UPI और ONDC यानी कि ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स प्लेटफॉर्म से जुड़कर आज करोड़ों की संख्या में आम लोग और व्यापारी लेन देन को आसान बना रहे हैं। ग्रामीण विकास और डिजिटल समावेशन की दिशा में एक क्रांतिकारी कदम है UPI। UPI से मार्च 2025 में सिर्फ एक महीने के अंदर 18 करोड़ 30 लाख से ज्यादा का लेन देन हुआ। आज 46 करोड़ लोग और 6 करोड़ 50 लाख व्यापारी UPI का इस्तेमाल कर रहे हैं। साथ ही अन्य देश जैसे UAE, सिंगापुर, भूटान, नेपाल, श्रीलंका, फ्रांस और मॉरिशस में भी UPI का इस्तेमाल हो रहा है। आधार eKYC ने बैंकिंग और सार्वजनिक सेवाओं को सरल और पारदर्शी बनाया है। अप्रैल 2025 तक 141.88 करोड़ आधार ID जारी किए गए। 2015 से मार्च 2023 के बीच सरकार को 3,48,000 करोड़ रुपए से अधिक की बचत हुई। मई 2025 तक DBT के माध्यम से 43.95 लाख करोड़ रुपए की राशि हस्तांतरित की गई। इस प्रणाली से 4 करोड़ 23 लाख नकली LPG कनेक्शन हटाए गए। राशन कार्ड से 5 करोड़ 87 लाख अपात्र लाभार्थी भी हटाए गए। डिजिटल व्यापार को लोकतांत्रिक बनाने के उद्देश्य से 2022 में ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स यानी ONDC की शुरुआत हुई। जनवरी 2025 तक ONDC नेटवर्क 616 से अधिक शहरों में फैल चुका है। जनवरी 2025 तक ONDC पर 7,64,000 से अधिक विक्रेता व सेवा प्रदाता पंजीकृत हुए हैं। सरकारी विभागों में सामान्य उपयोग की वस्तुओं व सेवाओं की खरीद के लिए जेम प्लेटफॉर्म की शुरुआत हुई। जेम से 1,60,000 से अधिक खरीदार और 22,50,000 विक्रेता सेवा प्रदाता संबद्ध हैं। कर्मयोगी भारत सिविल सेवा क्षमता निर्माण का प्रमुख कार्यक्रम है। मई 2025 तक इस प्लेटफॉर्म पर 1 करोड़ 7 लाख से अधिक कर्मयोगी जुड़े। इसमें 2,588 पाठ्यक्रम उपलब्ध हैं। अब तक 3 करोड़ 24 लाख से अधिक प्रमाण पत्र इस कार्यक्रम के जरिए जारी किए जा चुके हैं। वहीं डिजी लॉकर पर जनवरी 2025 से 11 जून 2025 तक 9 करोड़ 42 लाख उपयोगकर्ताओं ने डिजी लॉकर में साइन अप किया है।
2024 में 2,31,99,000 यूजर्स ने साइन अप किया, जबकि 2015 में ये संख्या मात्र 9,98,000 थी। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और इस वक्त एक और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। टेरर फंडिंग मामले में अलगाववादी नेता शब्बीर शाह को बड़ा झटका लगा है। अलगाववादी नेता शब्बीर शाह को दिल्ली हाईकोर्ट से राहत नहीं मिली है। कश्मीरी अलगाववादी नेता शब्बीर अहमद शाह को इस समय झटका लगा है। दिल्ली हाईकोर्ट ने खारिज कर दी है उनकी जमानत याचिका। टेरर फंडिंग मामले में आरोपी हैं शब्बीर शाह। आपको बता दें, शब्बीर शाह को 4 जून 2019 को एनआईए ने किया था गिरफ्तार और 2019 को एनआईए ने इन्हें गिरफ्तार किया था और आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए धन जुटाने का आरोप है शब्बीर शाह पर। कई पाकिस्तानी आतंकियों के संपर्क में भी रहा है शब्बीर शाह। साथ ही आतंकी सैयद सलाउद्दीन और हाफिज सैयद के संपर्क का भी आरोप है शब्बीर शाह पे। आतंकी इफ्तिखार हैदर राणा से भी संपर्क में था शब्बीर शाह। तो शब्बीर शाह को दिल्ली हाईकोर्ट से बड़ा झटका, जमानत याचिका खारिज कर दी गई है शब्बीर शाह की। आपको बता दें कि दिल्ली उच्च न्यायालय ने आतंकी फंडिंग मामले में कश्मीरी अलगाववादी नेता शब्बीर अहमद शाह की जमानत याचिका खारिज कर दी है। शब्बीर शाह 2017 से एनआईए की हिरासत में है। उन्होंने अपनी जमानत के लिए दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, जिसके बाद दिल्ली हाईकोर्ट से उन्हें कोई राहत ना मिलते हुए उनकी जमानत याचिका को खारिज कर दिया गया है। इससे पहले हम आपको बता दें कि दिल्ली उच्च न्यायालय ने शब्बीर शाह की जमानत याचिका पर सुनवाई के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था, जिसके बाद आज फैसला सुनाया गया जहां उनकी जमानत याचिका को खारिज कर दिया गया। शब्बीर शाह ने विशेष एनआईए अदालत द्वारा उन्हें जमानत देने से इनकार करने के आदेश के खिलाफ उच्च न्यायालय का रुख किया था और अब दिल्ली उच्च न्यायालय ने उनकी जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। शब्बीर शाह पिछले 6 सालों से हिरासत में हैं, लेकिन उनके खिलाफ आपको बता दें कि कई आरोप हैं और शब्बीर शाह के खिलाफ एनआईए की चार्जशीट भी जारी की गई है और शब्बीर शाह के खिलाफ 24 मामले हैं, जिनमें 18 में उन पर आरोप लगाए गए थे, जिसके बाद उन्होंने दिल्ली उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया, जहां उन्हें आज ना कोई राहत मिलते हुए उनकी जमानत याचिका को खारिज कर दिया गया है। 4 जून 2019 को एनआईए ने शब्बीर शाह को गिरफ्तार किया था। कश्मीर अलगाववादी नेता हैं शब्बीर शाह, जो उनके ऊपर आरोप है कि वो आतंकवाद के लिए धन मुहैया कराने के मामले में उन्होंने जमानत की ये याचिका डाली थी, जिसको दिल्ली उच्च न्यायालय ने खारिज कर दिया है। जस्टिस नवीन चावला और शैलेंद्र कौर की पीठ ने निचली अदालत के 7 जुलाई 2023 के आदेश को चुनौती देने वाली शाह की अपील को खारिज करते हुए ये फैसला सुनाया है, जिसमें उन्हें जमानत देने से इनकार कर दिया गया है। सुनवाई कर रही पीठ ने कहा है कि मौजूदा अपील शब्बीर शाह की खारिज की जाती है और उन्हें अब राहत ना मिलते हुए उनकी जमानत याचिका को खारिज कर दिया गया है। इस समय हमारे संवाददाता फोन लाइन पर नीरज सिंह मौजूद हैं। सीधा रुख करेंगे नीरज का। नीरज, आपसे पूछना चाहेंगे कि शब्बीर शाह को यहां बड़ा झटका लगते हुए, हालांकि कई मामलों का आरोप है उन पर और 6 सालों से वो हिरासत में हैं, लेकिन दिल्ली उच्च न्यायालय का दरवाजा उन्होंने खटखटाया था, जहां उन्हें आज कोई राहत ना मिली। देखिए, बिल्कुल एक बड़ा झटका है और आप देखें कि हमारी जो जांच एजेंसियां हैं उनके लिए भी एक सफलता है। 2019 में शब्बीर शाह को गिरफ्तार किया गया था और खासतौर से जम्मू कश्मीर के अंदर जो अलगाववादी जो ताकतें हैं उनको एक तरीके से सपोर्ट करता था और भारत के अंदर किस तरीके से अलगाववाद को बढ़ावा देना है, किस तरीके से आतंकवादियों को सपोर्ट करना है, ये तमाम तरह के जो आरोप हैं वो शब्बीर शाह के ऊपर भी थे। और आप देखें कि इससे पहले भी कई सारे अलगाववादियों को गिरफ्तार किया था टेरर फंडिंग को लेकर, क्योंकि जिस तरीके से घाटी के अंदर ये आतंकवादी घटनाओं को बढ़ावा देते थे, जो पत्थरबाज को जो पैसा है वो डिस्ट्रीब्यूट करते थे। एनआईए ने वहां पर कई बार छापेमारी की कार्रवाई की थी और उसमें कई सारे अलगाववादियों को संलिप्त पाया गया था कि घाटी के अंदर डिस्टर्बेंस पैदा करने के लिए या स्कूल जलाने के लिए, पत्थरबाजी की घटनाओं को बढ़ावा देने के लिए, आतंकवाद को सपोर्ट करने के लिए
ये जो अलगाववादी हैं वो एक तरीके से फंडिंग का काम कर रहे थे। पाकिस्तान में बैठे आतंकवादी संगठन इन अलगाववादियों के मार्फत हवाला का जो पैसा है वो खाड़ी देशों से होते हुए जम्मू कश्मीर में भेज रहे थे। उसका एक रैकेट है, उसको भी पर्दाफाश एनआईए ने किया था। और खासतौर से आप देखें कि दिल्ली के अंदर कई सारे हवाला कारोबारी हैं, उनके ऊपर भी एनआईए ने छापा मारा था। और ये एक बड़ा रैकेट था, क्योंकि जब जम्मू कश्मीर के अंदर सीधे हवाला का पैसा आता था तो पता लग जाता था। अब खाड़ी देशों से अलग अलग राज्यों को होते हुए हिमाचल, पंजाब, उसके बाद उत्तराखंड होते हुए जम्मू कश्मीर में पहुंचता था ताकि किसी को पता ना लगे। लेकिन एनआईए ने पूरे उस रूट को पता किया, उस रूट का पर्दाफाश किया और उसमें दिल्ली के भी कई हवाला कारोबारी हैं, उनके यहाँ छापेमारी की कार्रवाई की थी और उनको गिरफ्तार भी किया था। तो अब शब्बीर शाह को एक बड़ा झटका लगा है और हाई कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है कि शब्बीर शाह को जो जमानत है वो नहीं दी जा सकती। काफी कह सकते हैं कि गंभीर अपराधों में ये लिप्त रहा है। तो एक तरीके से हमारी जो एनआईए है, जो लगातार जांच कर रही है, उसको एक बड़ी सफलता है कि शब्बीर शाह का जो जमानत याचिका है उसको ये खारिज करा पाई। ठीक नीरज, तो शब्बीर शाह पे इस समय कई संगीन इल्जाम हैं, 24 मामले उन पर दर्ज है। दिल्ली हाईकोर्ट का उन्होंने दरवाजा खटखटाया, लेकिन उनकी जमानत याचिका इस समय खारिज हो गई है। शब्बीर शाह को इस समय बड़ा झटका लगते हुए यहाँ रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। जब मैं छोटा था तब बिजली आती जाती रहती थी, पर अब बिजली यही रहती है और पापा का बिजली का बिल भी नहीं आता। साथ ही अब अतिरिक्त बिजली पर कमाई भी कर सकते हैं। इस अमृत पीढ़ी ने क्लीन एनर्जी का नया कल्चर देखा है। यही युवा बनाएंगे विकसित भारत। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और आइए अब बात कर लेते हैं विकसित कृषि संकल्प अभियान की। विकसित कृषि संकल्प अभियान का आज अंतिम दिन है। इस मौके पर गुजरात के सूरत में विशेष कार्यक्रम हो रहा है। इसमें खुद केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान शामिल हैं। किसानों से मिलकर वे उनकी समस्याओं पर चर्चा करेंगे। कार्यक्रम में देश भर से 16,000 वैज्ञानिकों की 2,000 से अधिक टीमें वर्चुअल तौर पर जुड़ेंगे। विकसित कृषि संकल्प अभियान कार्यक्रम के जरिए टीम अब तक 1 करोड़ 8 लाख किसानों तक पहुंच चुकी है। विकसित कृषि संकल्प अभियान के अंतर्गत शिवराज सिंह चौहान कई राज्यों में किसानों से संवाद भी कर चुके हैं। विकसित कृषि संकल्प अभियान 2025 के तहत वाराणसी में एक किसान संवाद कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री रामनाथ ठाकुर ने हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने एफपीओ और किसानों द्वारा प्रदर्शित किए गए उनके उत्पादों का अवलोकन किया। कार्यक्रम में रामनाथ ठाकुर ने कहा कि किसान वैज्ञानिकों की बात पर भरोसा करता है और वैज्ञानिक भी कड़ी मेहनत से शोध करके किसानों के लिए नई टेक्नोलॉजी विकसित कर रहे हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप यानी कि WTC फाइनल के पहले दिन का खेल गेंदबाजों के नाम रहा। लंदन में ओवल मैदान पर खेले जा रहे इस हाई वोल्टेज मुकाबले में कुल 14 विकेट गिरे, जिससे मुकाबले का रोमांच और भी बढ़ गया। पहले बल्लेबाजी करते हुए ऑस्ट्रेलिया की टीम 212 रन पर सिमट गई, जिसके जवाब में दक्षिण अफ्रीका ने स्टंप्स तक 4 विकेट पर 43 रन बनाए। दक्षिण अफ्रीका की टीम अब भी 169 रन से पीछे है। दूसरे दिन का खेल दोपहर 3 बजे से खेला जाएगा। विश्व टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में ऑस्ट्रेलिया लगातार दूसरी बार पहुंचा है, जबकि दक्षिण अफ्रीका विश्व टेस्ट चैंपियनशिप क्रिकेट के फाइनल में पहली बार पहुंचा है। हॉकी प्रो लीग में आज शाम भारतीय पुरुष टीम का मुकाबला अर्जेंटीना से होगा। नीदरलैंड के एम्स्टेलवीन में यह मैच भारतीय समय के अनुसार शाम 6:30 बजे शुरू होगा। भारत फिलहाल 11 मैचों से 15 अंक हासिल कर अंक तालिका में चौथे स्थान पर है। इससे पहले कल एक करीबी मुकाबले में भारत अर्जेंटीना से 3-4 से हार गया।
आगे बढ़ते हैं। आईसीसी के अध्यक्ष जय शाह ने कहा है कि ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका के बीच 2025 विश्व टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल की शुरुआत से पहले ऐतिहासिक लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड पर घंटी बजाना उनके लिए सौभाग्य की बात है। शाह ने बुधवार को अपने एक्स अकाउंट पर लिखा कि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल के पहले दिन खेल शुरू होने से पहले ऐतिहासिक लॉर्ड्स मैदान पर घंटी बजाना सौभाग्य की बात है। यह भी पहली बार है कि लॉर्ड्स आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल की मेजबानी कर रहा है। ऐतिहासिक लॉर्ड्स साउथहैम्पटन में रोज बाउल और लंदन में द ओवल के बाद WTC फाइनल की मेजबानी करने वाला इंग्लैंड का तीसरा मैदान बन गया है। आइए अब आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की। और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस आने में बस महज 9 दिन बाकी हैं। आइए योग के माध्यम से जीवन को स्वस्थ और निरोगी बनाएं। आज सीखते हैं त्रिकोणासन का अभ्यास। कैसे ये त्रिकोणासन किया जाता है, कैसे होते हैं इसके स्वास्थ्य लाभ, ये सब हमारे योग सूत्र में आप देखिए। आप इस योग सूत्र को देखिए। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार। नमस्ते, मैं हूं आचार्य प्रतिष्ठा। हमारी स्पाइन, हमारा मेरुदंड कितना फ्लेक्सिबल है, कितना स्वस्थ है, ये निर्धारित करता है कि हमारी लाइफ लाइन कितनी बड़ी है, यानी हम कितना लंबा जिएंगे और कितना स्वस्थ जिएंगे। बिल्कुल उसी प्रकार से जैसे एक बिल्डिंग कितनी लंबी टिकती है, ये उसके पिलर्स पर निर्भर करता है। तो हमारा स्पाइन इस ह्यूमन बॉडी का पिलर है और उस स्पाइन का फ्लेक्सिबल रहना बहुत ज़रूरी है। और ऐसा नहीं है कि बहुत मुश्किल आसन करके ही आप अपनी स्पाइन की फ्लेक्सिबिलिटी को बना सकते हैं। एक बहुत सरल सा आसन, त्रिकोण आसन। अगेन, यथा नाम तथा गुणा। त्रिकोण, 3 एंगल्स बन जाते हैं बॉडी के, और ये हमारी स्पाइनल फ्लेक्सिबिलिटी, यानी वैसे तो लोग ट्विस्ट नहीं करते, बेंड नहीं करते, पर फिर भी थोड़ा पीछे आगे झुक जाते हैं, बट साइडवर्ड बेंडिंग ना होने से हमारी स्पाइन की फ्लेक्सिबिलिटी प्रभावित होती है। ये त्रिकोण आसन हमारे स्पाइन को फ्लेक्सिबल करता है, रक्त के संचार को ऊर्ध्वमुखी करता है, हमारे हार्ट को स्वस्थ रखने में भी बहुत बहुत लाभकारी है और इसके अनेक अनेक फायदे हैं। कैसे करना है त्रिकोण आसन, जानते हैं। त्रिकोण आसन के लिए हम अपने आसन पर सीधे खड़े हो जाते हैं। त्रिकोण आसन के लिए हम अपने पैरों को कंधों से दुगनी चौड़ाई में खोल देते हैं। अगर आप कंधों से दुगनी चौड़ाई में न खोल पाए तो कंधों जितनी चौड़ाई में तो खोल ही लीजिए, या उससे जितना ज़्यादा खोल सकते हैं। इस स्थिति में आकर हम सीधे खड़े होते हैं और अपने हाथों को इस तरह से शोल्डर लेवल पर खोल लेते हैं। सांस छोड़ते हुए हमें बाईं ओर झुकना और दाईं हथेली को देखने का प्रयास करें। सांस भरते हुए वापस आ जाना। इसी प्रक्रिया को दूसरी ओर दोहराना। इस पूरी प्रक्रिया में घुटने सीधे रहेंगे, हाथों को वापस ले आएंगे, दोनों पैर जो खुले हुए हैं उनको भी वापस ले आना, हाथों को आपस में मिलाकर शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ देना। जैसा हमने कहा, यह आपकी स्पाइनल फ्लेक्सिबिलिटी को मेंटेन रखता है, आपके हैमस्ट्रिंग मसल्स पर स्ट्रेच पड़ता है, आपके पैरों को भी मजबूत बनाता है। 3 से 5 बार दोनों ओर आप इसे रिपीट कर सकते हैं। कौन नहीं कर सकता? अगर आपको कोई बहुत सीरियस स्पाइनल इंजरी है या फिर आपके घुटनों में बहुत अधिक तकलीफ है तो आप इसका मॉडिफाइड वर्जन कर सकते हैं। बाकी सभी लोग इसका अभ्यास कर सकते हैं। आप सब हमारे साथ जुड़े रहें, कार्यक्रम नियमित रूप से देखते रहें। योगी बने, उपयोगी बने, सहयोगी बने, निरोगी बने।